और ये बंदा किसी एक पॉलिटिकल पार्टी से इलेक्शन लड़ता है, यहाँ से ये इलेक्शन कंटेस्ट करता है और जब ये जीत जाता है तो क्या करता है, ये दूसरे पॉलिटिकल पार्टी में चले जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं डिफेक्शन। यही 543 एमपी को हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज से, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज से चुनकर हम क्या करते हैं, हम उनको भेज देते हैं पार्लियामेंट में। तो यहाँ पर आगे एमपीज कितने, 543। और इन एमपीज को हम लोगों ने एक जिम्मेदारी दी है कि आप यहाँ पर आके क्या बनाएं, लॉ बनाएं। कुछ सजेशंस हमने दिए, ये सजेशंस अभी भी पेंडिंग है। कौन से सजेशंस दिए थे हमने? टू रेगुलेट इंटरनल अफेयर्स, मिनिमम 1/3 टिकट टू विमेन, एंड थर्ड, स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आपका अपने ही चैनल में स्वागत है। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। उम्मीद करता हूँ कि आप फिट, फाइन एंड हेल्दी होंगे। हम कंटिन्यू कर रहे हैं डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का चैप्टर नंबर 4, पॉलिटिकल पार्टीज, और इसकी हम एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। ये वीडियो इस चैप्टर का 6th वीडियो है और फाइनल वीडियो है, और इसमें हम पढ़ने वाले हैं हाउ कैन पार्टीज बी रिफॉर्म्ड। तो सवाल यह है कि पॉलिटिकल पार्टीज को कैसे रिफॉर्म किया जा सकता है, किस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर बदलाव लाए जा सकते हैं, कैसे उनको सुधारा जा सकता है। तो हम देखेंगे इस वीडियो में कि किस किस तरह से हम पार्टीज को सुधार सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। In order to face these challenges, political parties need to be reformed. तो अगर इन चैलेंजेस को फेस करना है तो पॉलिटिकल पार्टीज को रिफॉर्म करना पड़ेगा, उनको अपने अंदर बदलाव लाना पड़ेगा, अपने अंदर सुधार लाना पड़ेगा। तो ये कौन से चैलेंजेस की बात कर रहे हैं? जो 4 चैलेंजेस हमने थोड़ी देर पहले देखे थे। नंबर 1 पे हमने देखा था लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। नंबर 2 पे हमने देखा था डायनेस्टिक सक्सेशन। नंबर 3 में हमने देखा था रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर, एंड नंबर 4 हमने देखा था लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइसेस। तो ये 4 चैलेंजेस पॉलिटिकल पार्टीज फेस कर रहे हैं और इसीलिए इनको रिफॉर्म करना ज़रूरी है। द क्वेश्चन इज, आर पॉलिटिकल पार्टीज विलिंग टू रिफॉर्म? तो सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल हमारे पास क्या है, क्या पॉलिटिकल पार्टीज खुद को सुधारना चाहती हैं? दूसरा सवाल क्या है, इफ़ दे आर विलिंग, what has prevented them from reforming so far? अगर वो लोग खुद में सुधार लाना चाहते हैं तो अब तक उनको रोक के किसने रखा था? If they are not willing, is it possible to force them to reform? और ये सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल है कि अगर वो सुधरना नहीं चाहते हैं, अगर वो कोई बदलाव नहीं चाहते अपने पॉलिटिकल पार्टीज़ में, अपने सिस्टम में, तो क्या हम उन्हें फोर्स कर सकते हैं कि वो रिफॉर्म फिर भी लेकर आए? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल है किसी भी डेमोक्रेसी में। सिटीजन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड फेस दिस क्वेश्चन, और जहाँ जहाँ पर भी डेमोक्रेसी है वहाँ के सिटीजन्स, वहाँ के नागरिक ये सवाल हमेशा पूछते हैं कि कैसे हम पॉलिटिकल पार्टीज़ में बदलाव ला सकते हैं। This is not a simple question to answer. In a democracy, the final decision is made by leaders who represent political parties. People can replace them, but only with another set of party leaders. और ये बहुत आसान सवाल नहीं है कि हम इसका जवाब दे सकें। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वहाँ पर फाइनल डिसीजंस कौन लेते हैं? वहाँ पर उनके फाइनल डिसीजंस लेने वाले लीडर्स होते हैं। हम अगर कहें कि हम लीडर्स को चेंज कर दें तो डिसीजंस अच्छे होने लगेंगे, तो दिक्कत यह है कि जब हम उन लीडर्स को चेंज करेंगे तो हमारे पास जो दूसरे सेट ऑफ लीडर्स आएंगे वो भी तो उसी तरह के नेता आएंगे। तो हम क्या कर रहे हैं कि कुछ बुरे लोगों को निकाल कर नए बुरे लोगों को वहाँ पर फिर से रिप्लेस कर रहे हैं। तो इसी की वजह से क्या होता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वहाँ रिफॉर्म लाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है।
If all of them do not wish to reform, how can anyone force them to change? अगर वो चेंज नहीं होना चाहते हैं, अगर वो अपने अंदर कोई बदलाव नहीं चाहते हैं, अपने पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर उनका जो सिस्टम है उसमें वो कोई बदलाव नहीं चाहते हैं, तो क्या कोई उन्हें फोर्स कर सकता है कि वो इस तरह का रिफॉर्म फिर भी कर ले? नहीं। Let us look at some of the recent efforts and suggestions in our country to reform political parties and its leaders. तो चलिए देखते हैं कि हम लोगों ने ऐसे कौन कौन से एफर्ट्स लिए हैं और ऐसे कौन कौन से सजेशंस दिए हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ और उनके जो लीडर्स हैं उनको रिफॉर्म किया जा सकता है। इससे पहले कि हम इन पॉइंट्स पे जाएं, हम ये देखेंगे कि एक पॉलिटिकल पार्टी को रिफॉर्म करने के रास्ते में सबसे बड़ा हर्डल कौन सा है, सबसे बड़ी अड़चन कौन सी है। चलिए उसको पहले देखते हैं। तो जब हम पॉलिटिकल पार्टीज़ को रिफॉर्म करने की बात करते हैं तो वहाँ पर सबसे मेजर हर्डल कौन सा है, सबसे बड़ी अड़चन कौन सी है, सबसे बड़ा रुकावट कौन सा है, चलिए उसी को समझने की कोशिश करते हैं। अगर हमें पॉलिटिकल पार्टीज़ को रिफॉर्म करना है तो हमें लॉज की ज़रूरत पड़ेगी, कानून की ज़रूरत पड़ेगी, और इन कानूनों के द्वारा हम पॉलिटिकल पार्टीज़ को रिफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन यहीं पर सारा का सारा जो प्रॉब्लम है आकर रुक जाता है कि कानून बनाएगा कौन और उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा। तो होता यह है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होते हैं, अभी हम यहाँ पर लोकसभा के हिसाब से बात कर रहे हैं, अभी हम लोकसभा के हिसाब से बात कर रहे हैं, ओके। तो हम क्या करते हैं कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं यहीं से हम लोग किसको चुनते हैं, एमपीज़ को चुनते हैं, और हमारे पास होते हैं 543 एमपीज़। यही 543 एमपी को हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज़ से, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ से चुनकर हम क्या करते हैं, हम उनको भेज देते हैं पार्लियामेंट में। तो यहाँ पर आगे एमपीज़ कितने, 543, और इन एमपीज़ को हम लोगों ने एक जिम्मेदारी दी है कि आप यहाँ पर आके क्या बनाएं, लॉ बनाएं। क्यों लॉ बनाएं यहाँ पर आकर पार्लियामेंट में? क्योंकि पार्लियामेंट इज़ द लॉ मेकिंग बॉडी। तो ये एमपीज़ क्या करते हैं कि ये देश के लिए कानून तो बनाते हैं, लेकिन जब हम उनसे ये कहते हैं कि आप क्या करें कि आप इस तरह के कानून बनाएं ताकि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको रिफॉर्म किया जा सके, तब आती है दिक्कत। ये एमपीज़ आ कहाँ से रहे हैं? ये आ रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ से। अगर हम बोलेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर रिफॉर्म चाहिए, इसका मतलब यह है कि अब इन एमपीज़ को भी चेंज होना पड़ेगा, इनके अंदर भी रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी का मेन पार्ट कौन सा है? ये एमपीज़ ही तो मेन पार्ट है इनके। अगर इन पे बदलाव नहीं लाया जाएगा तो पॉलिटिकल पार्टी चेंज कैसे होगी? तो ये एमपीज़ क्या अपने लिए इस तरह के कानून बनाएंगे जो उनको रेस्ट्रिक्ट करता हो, जो उनको डिसिप्लिन करता हो, जो उनको कहता हो कि आप एथिकली काम करें, जो उनको कहता हो कि आप एज पर लॉ काम करें? अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। क्योंकि ये सारे तो उनके लिए बंधन है, उनके सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं। कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज अंडर रेस्ट्रिक्शन काम नहीं करना चाहिए, अंडर डिसिप्लिन काम नहीं करना चाहिए, एथिकली काम नहीं करना चाहेगी, एज पर लॉ काम नहीं करना चाहेगी। और इसीलिए ये एमपीज़ उस तरह के कानून नहीं बनाना चाहेंगे जो किसी पॉलिटिकल पार्टी को रेस्ट्रिक्ट करे, उनके कामकाज को रोके, उसको एक डिसिप्लिन्ड वे में काम करने के लिए बताएं। तो जो कानून बनाने वाले हैं, क्या वो अपने लिए ही उस तरह का सख्त नियम और कानून बनाएंगे? ऑब्वियस सी बात है कि वो उस तरह का सख्त और स्ट्रिक्ट कानून अपने लिए नहीं बनाएंगे। और यहीं पर है सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि हम पॉलिटिकल पार्टीज़ को जल्दी रिफॉर्म नहीं कर सकते। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो चाहते हुए या ना चाहते हुए पॉलिटिकल पार्टीज़ ने कुछ रिफॉर्म्स किए हैं, कुछ लॉज बनाए हैं और उनको इम्प्लीमेंट भी किया है। तो वो हम देखेंगे सबसे पहले कि वो कौन कौन से लॉज हैं और कौन कौन से सिस्टम्स हैं जो इम्प्लीमेंट ऑलरेडी हो चुके हैं। क्या बात कर रहे हैं?
उसके बाद हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे सजेशंस दिए गए हैं जो अभी तक पेंडिंग है, उन पे काम अभी तक नहीं हुआ है, और जब उन पे काम हो जाएगा तो उनको भी इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और हम देखेंगे कि वहाँ पर रोल ऑफ पब्लिक क्या है। क्या पब्लिक अगर चाहे तो पॉलिटिकल पार्टीज रिफॉर्म हो सकती है या नहीं, या पॉलिटिकल पार्टीज को ऐसे कौन से अदर रूल्स प्ले करने चाहिए ताकि पॉलिटिकल पार्टीज बेहतर हो सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। So let's start with the reform that we have already done or that has already been implemented, and the first one is the anti-defection law. तो ये क्या है, चलिए देखते हैं। The Constitution was amended to prevent elected MLAs and MPs from changing parties. This was done because many elected representatives were indulging in defection in order to become ministers और फॉर कैश रिवॉर्ड्स। तो हो क्या रहा था, हो रहा था डिफेक्शन। डिफेक्शन का मतलब क्या है, चेंजिंग पार्टी एलिजियंस फ्रॉम द पार्टी ऑन विच ए पर्सन गॉट इलेक्टेड टू ए डिफरेंट पार्टी। इसका मतलब यह है कि मान लीजिए कि ये एक बंदा है और ये बंदा किसी एक पॉलिटिकल पार्टी से इलेक्शन लड़ता है, यहाँ से ये इलेक्शन कंटेस्ट करता है, और जब ये जीत जाता है तो क्या करता है, ये दूसरे पॉलिटिकल पार्टी में चले जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं डिफेक्शन इन द सिंपलेस्ट अंडरस्टैंडिंग। इसी को हम लोग कहते हैं डिफेक्शन इन द सिंपल वर्ड्स। यानी कि एक बंदा इलेक्शन किसी एक पार्टी से लड़ता है और वो बाद में किसी और पार्टी को ज्वाइन कर लेता है जब वो जीत जाता है तब। तो इसलिए ये लोग लेकर आए एंटी डिफेक्शन लॉ, यानी कि अब आप अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरे पार्टी में नहीं जा सकते। अच्छा, ये लीडर्स क्यों पार्टी छोड़कर जाते थे, उसकी दो वजह थी। पहला ये कि उनको वहाँ पर अच्छे मिनिस्ट्री मिल जाते थे। सेकंड, वो चले जाते थे कैश रिवॉर्ड्स के लिए, यानी कि पैसा के लिए। नाउ द लॉ सेज दैट इफ एनी एमएलए और एमपी चेंजेस पार्टी, ही और शी विल लूज द सीट इन द लेजिस्लेचर। तो अब कानून क्या बना एंटी डिफेक्शन लॉ में, कि अगर कोई एक जीता हुआ कैंडिडेट अपनी पार्टी को छोड़कर किसी दूसरे पार्टी में चले जाता है तो उसका वो जो पोजीशन है, उसकी जो सीट है, उसकी वो जो कुर्सी है, वो उससे छीन ली जाएगी। इसका मतलब यह है कि अब वो ना एमएलए रहेगा ना ही एमपी रहेगा। दिस न्यू लॉ हैज हेल्प्ड ब्रिंग डिफेक्शन डाउन। तो जब ये नया कानून आया तो क्या हुआ, डिफेक्शन जो था वो कम हो गया। इसका मतलब अब लोग अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में नहीं जा रहे थे। एट द सेम टाइम दिस हैज मेड एनी डिसेंट इवन मोर डिफिकल्ट। तो इससे एक बड़ा प्रॉब्लम ये हुआ कि जो लोग किसी पार्टी से खुश नहीं थे, क्योंकि पार्टी उनको या तो ठीक से काम नहीं करने दे रही थी, या उनको ये लग रहा था कि ये पार्टी मेरे लिए सही नहीं है, अब वो पार्टी छोड़कर नहीं जा सकते थे। क्यों नहीं जा सकते थे, क्योंकि अगर वो पार्टी छोड़कर चले जाएंगे तो क्या होगा कि उनसे उनका जो पोजीशन है वो छीन लिया जाएगा। MPs and MLAs have to accept whatever the party leaders decide. अब ये जो MPs और MLA जो उस पार्टी से खुश नहीं थे, उनको क्या करना पड़ेगा, उनको बेबस हो जाना पड़ेगा, उनको वहाँ के जो टॉप लीडर्स हैं उनकी बात माननी पड़ेगी, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, जो कि एक डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है। तो यहाँ पर फायदा भी हुआ और नुकसान भी हुआ। तो चलिए समझते हैं द स्टेजेस कि किस तरह से एंटी डिफेक्शन लॉ आया और पूरा सिस्टम क्या था। तो पहले क्या था, फर्स्ट ये था कि लोग डिफेक्शन किया करते थे, यानी कि एक पार्टी से चुनाव लड़ा और जब जीत गए तो वो दूसरी पार्टी में चले गए। दूसरा स्टेज ये आया कि यहाँ पर हमने किया एंटी डिफेक्शन। अब लीडर्स एक पार्टी को छोड़कर दूसरे पार्टी में नहीं जा सकते हैं। लेकिन जब यहाँ पर एंटी डिफेक्शन लॉ आया तो यहाँ पर एक पॉइंट था कि अगर कोई इंडिविजुअल छोड़कर जा रहा है तो वो तो एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन अगर 1/3 मेंबर्स छोड़कर जा रहे हैं, इसका मतलब यह है कि दिस वाज अलाउड अंडर एंटी डिफेक्शन दैट 1/3 मेंबर्स और मोर मेंबर्स कैन लीव ए पार्टी। यानी कि 1/3 से ज़्यादा लोग या मेंबर्स
अपनी पार्टी को छोड़कर जब जाएंगे तो उसको एंटी डिफेक्शन नहीं माना जाएगा। इसका मतलब क्या है, चलिए थोड़ा सा समझते हैं। अगर इंडिविजुअल, अगर एक दो लोग छोड़कर ये जा रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो मेंबर्स थे ये या तो मिनिस्टर्स बनने के लिए या तो ये कैश रिवॉर्ड के लिए क्या कर रहे हैं, उस पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं। यानी कि पार्टी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम्स इन इंडिविजुअल लीडर्स में है। वहीं पर दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे 1/3 मेंबर्स को क्यों अलाउ किया गया, कि अगर बहुत सारे लोग छोड़कर उस पार्टी को जा रहे हैं यानी कि उस पार्टी में ही कोई प्रॉब्लम है, तभी तो इतने सारे लोग छोड़कर जा रहे हैं इस पार्टी को, तो इसीलिए इसको अलाउ किया गया। तो इसमें हम लोग को देखने के लिए मिला कि जब इस तरह का सिचुएशन आया तो अब यहाँ पर क्या होने लगा, यहाँ पर होने लगा होलसेल डिफेक्शन। तो हमारे नेता भी बहुत ही चालाक हैं, इनफैक्ट हम इंडियंस ही बहुत ही चालाक हैं कि हम लॉ को किस तरह से बाईपास कर सके, हम जानते हैं इसके बारे में। तो फिर क्या हुआ कि अब होलसेल डिफेक्शन होने लगा। तो जब ये होलसेल डिफेक्शन होने लगा तो और एक बार कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया और कहा गया कि अब अगर 1/3 मेंबर्स भी छोड़कर जाएंगे तो इसको भी डिफेक्शन माना जाएगा। अब 2/3 मेंबर्स क्या कर सकते हैं, वो किसी दूसरी पार्टी के साथ में मर्जर कर सकते हैं। तो ये था पॉइंट डिफेक्शन से और एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड। तो चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट रिफॉर्म को, जिसको हमने ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर दिया है। सो दिस इज रिफॉर्म नंबर 2 विच वी हैव ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड। इस रिफॉर्म को भी हम लोगों ने इम्प्लीमेंट कर दिया है और यहाँ पर जो रिफॉर्म किया गया उसी का नाम दिया हम लोगों ने एफिडेविट। तो एफिडेविट क्या है, देखते हैं यहाँ पर। एफिडेविट, a signed document submitted to an officer where a person makes a sworn statement regarding her personal information। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक डॉक्यूमेंट रहता है और इस डॉक्यूमेंट का बहुत लीगल इम्प्लीकेशन हो सकता है जिसने भी इसे साइन किया है, और इसी डॉक्यूमेंट को हम लोग कहते हैं एफिडेविट। और इस डॉक्यूमेंट में क्या लिखा जाता है, इसमें लिखा जाता है कि जो भी कैंडिडेट है, जो इलेक्शन लड़ने वाला है, उसके पास एसेट कितना है, यानी कि उसके पास प्रॉपर्टी कितनी है, और उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड कौन कौन सा है, और इन सारी डिटेल्स को लिखेगा और साइन करके देगा कि जो कुछ मैंने लिखा है इट इज़ ट्रू। तो एक कैंडिडेट जब नॉमिनेशन फाइल करने के लिए जाएगा तो इस तरह के इंफॉर्मेशन क्या करेगा, वो वहाँ पर जो ऑफिसर रहेगा इलेक्शन कमीशन का उसको ये देगा, और साथ ही साथ इस डॉक्यूमेंट में ये भी लिखा रहेगा कि जो कुछ इन्फॉर्मेशन इसमें दिया गया है वो सही है, अगर वो गलत पाया गया तो उसके अगेंस्ट में कार्रवाई की जा सकती है। द सुप्रीम कोर्ट passed an order to reduce the influence of money and criminals. Now, it is mandatory for every candidate who contests election to file an affidavit giving details of his property and criminal cases pending against him. तो जो भी बंदा इलेक्शन लड़ने के लिए जा रहा है वो क्या करेगा, इस तरह का एक एफिडेविट देगा, और इलेक्शन कमीशन क्या करेगा कि इसे अपने वेबसाइट पे पब्लिश कर देगी। इसका मतलब ये है कि अब ये जो इन्फॉर्मेशन है अब ये पब्लिक डोमेन में आ गई है, यानी कि कोई भी इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट में जाकर ये देख सकता है कि मैं जिस बंदे को वोट देना चाहता हूँ वो बंदा सही है या नहीं। The new system has made a lot of information available to the public। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि अब आम जनता के पास बहुत सारे इन्फॉर्मेशन था कि वो किसी भी एक नेता के बारे में, एक पॉलिटिकल लीडर के बारे में जान सके कि उसके पास एसेट कितना है, उसकी प्रॉपर्टी कितनी है, उसके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स कैसे हैं, और क्या हमें उस बंदे को वोट करना चाहिए या नहीं। बट देयर इज नो सिस्टम टू चेक इफ द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द कैंडिडेट इज ट्रू। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि वो इन्फॉर्मेशन तो दे रहे हैं लेकिन उसको चेक करने वाला कोई नहीं है, यानी कि इलेक्शन कमीशन अभी तक सो रहा है, ये नहीं चेक कर रहा है कि ये जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है एफिडेविट में वो सही है या नहीं। As yet we don't know if it has led to a decline in the influence of rich and the criminals। तो एफिडेविट आने के बाद ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है
कि जो लोगों के पास प्रॉपर्टी थी वो कम हुई कि नहीं, या फिर ये कह सकते हैं कि जो रिच लोग थे उनका इन्फ्लुएंस पॉलिटिक्स में कम हुआ है या नहीं, या क्रिमिनल्स जो पॉलिटिक्स में एंटर कर रहे थे उनमें कमी आई है। तो एफिडेविट एक अच्छा पॉलिसी था, एक अच्छा चेंज था, एक अच्छा रिफॉर्म था, लेकिन ये कितने हद तक काम कर रहा है इसके बारे में अभी तक हमारे पास कोई खास जानकारी नहीं है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, reform number 3, which we have already implemented, and this is related to organizational elections. The Election Commission passed an order making it necessary for political parties to hold their organizational elections and file their income tax returns. तो इलेक्शन कमीशन ने क्या किया? इलेक्शन कमीशन ने एक ऑर्डर पास किया और पॉलिटिकल पार्टी से कहा कि आपके जो भी ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस हैं आप उसको कंडक्ट करेंगे, यानी कि विदाउट ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस आप किसी को ये नहीं कह सकते हैं कि ये बंदा सही है, इसको टिकट मिलना चाहिए। तो इसके लिए आपको ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस करने पड़ेंगे। दूसरा क्या करना पड़ेगा? इनको अपना इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करना पड़ेगा। तो क्या आपको लगता है कि हमारे पॉलिटिकल पार्टीज कभी अपने इनकम टैक्स रिटर्न्स को प्रॉपरली फाइल करेंगे? ये तो मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन लग रहा है। द पार्टीज हैव स्टार्टेड डूइंग सो, बट समटाइम्स इट इज़ अ मियर फॉर्मेलिटी। अब पार्टीज ने ये करना तो शुरू कर दिया है, लेकिन ये सिर्फ दिखावे के लिए करते हैं। इट इज़ नॉट क्लियर इफ दिस स्टेप हैज़ लेड टू ग्रेटर इंटरनल डेमोक्रेसी इन पॉलिटिकल पार्टीज। लेकिन इससे ये क्लियर नहीं होता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी जो इंटरनल डेमोक्रेसी है वो बेहतर हुई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और उन सजेशंस को देखते हैं जो दिए गए थे पॉलिटिकल पार्टीज को रिफॉर्म करने के लिए, लेकिन जो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुए हैं। तो चलिए उन पॉइंट्स पे भी जरा नज़र डाल लेते हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू लुक एट द सजेशंस which were given, but these suggestions have still not been implemented. तो फर्स्ट क्या है? रेगुलेट इंटरनल अफेयर्स। Beside these, many suggestions are often made to reform political parties. A law should be made to regulate the internal affairs of political parties. तो जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके इंटरनल अफेयर्स को रेगुलेट करने के लिए कुछ लॉज बनने चाहिए। It should be made compulsory for political parties to maintain a register of its members. तो पहला काम क्या करना चाहिए कि ये लोग अपने जो मेंबर्स हैं उनका एक रजिस्टर मेंटेन करें। To follow its own constitution, तो इनके पास अपना तो एक लॉ बुक होना चाहिए। यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है लॉ बुक, जिसको कि ये खुद बनाए और फॉलो भी करें। To have an independent authority to act as judge in case of party disputes. तो अगर पार्टी के अंदर कोई डिस्प्यूट हो गया है तो उसको सॉल्व करने के लिए किसी एक बाहरी बंदे, एक थर्ड पार्टी का होना जरूरी है, क्योंकि अगर इसे पार्टी के अंदर का टॉप लीडर रिजॉल्व करेगा तो वो बायस्ड रहेगा कुछ लोगों के प्रति। इसलिए बाहर से एक जज को नियुक्त करना चाहिए, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट रहेगा और वह सही फैसला देगा कि कौन सही है और कौन गलत है अगर किसी भी तरह का कोई पार्टी के अंदर डिस्प्यूट हुआ तो। टू होल्ड ओपन इलेक्शंस टू द हाईएस्ट पोस्ट, तो जब हाईएस्ट पोस्ट के लिए कोई इलेक्शंस हो रहा हो पार्टी के अंदर तो उसको ओपनली किया जाना चाहिए कि सभी लोगों से वहाँ पर मतदान करवाना चाहिए, सभी को वोटिंग करना चाहिए कि हाईएस्ट पोजीशन के लिए या हाईएस्ट पोस्ट के लिए कौन एलिजिबल है। Now let's move to the next point. Suggestion number 2, minimum ticket to women. It should be made mandatory for political parties to give a minimum number of tickets, about 1/3, to women candidates. Similarly, there should be a quota for women in the decision-making bodies of the party. So the point is that this political party should give at least 1/3 ticket to women candidates. तो women candidate को कम से कम 1/3 टिकट मिलना चाहिए। इसका मतलब है कि जब इलेक्शंस हो रहे हो तो उस समय 1/3 विमेन कंटेस्ट कर सके किसी भी एक पार्टी की तरफ से। सिमिलरली जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है किसी पार्टी में, मान लीजिए कि वहाँ पर 10 लोग हैं जो उस पार्टी के लिए डिसीजन मेकिंग करते हैं वहाँ पर,
तो वहाँ पर भी विमेन के लिए कोटा होना चाहिए कि यहाँ पर कम से कम 3 या 4 विमेन होने चाहिए उस डिसीजन मेकिंग बॉडी में। सो नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड पॉइंट। सजेशन नंबर 3, स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस। तो जब हम स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो कैंडिडेट्स को पैसा देगी कि उसको कैंपेन में कितना पैसा खर्च करना है, उसको अपने इलेक्शन कैंपेन में कितना पैसा खर्च करना है, और उसका सारा एक्सपेंसेस कौन देगी? सरकार देगी। There should be state funding of elections. The government should give parties money to support their election expenses. तो अब पार्टीज खुद ब खुद किसी से पैसा नहीं लेगी, चंदा नहीं लेगी, डोनेशंस नहीं लेगी, क्योंकि ये पार्टीज के पास पैसा कहाँ से आता है? डोनेशन से आता है। खैर अभी तो इन लोगों ने नए नए तरीके अपना लिए हैं। हमारे पास अभी देखेंगे तो हमारे पास है इलेक्टोरल बॉन्ड, ठीक है। इससे भी अब क्या करते हैं, पार्टीज चंदा इकट्ठा करती है अपने लिए, और ये कितना पैसा इकट्ठा करती है और कहाँ यूज़ करती है किसी को कुछ नहीं पता। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्लैक मनी भी देखने के लिए मिलता है हमें। तो पार्टीज को पैसा कहाँ से मिलता है? डोनेशन से मिलता है या इलेक्टोरल बॉन्ड से मिलता है, और इसी पैसे का इस्तेमाल वो इलेक्शंस में करते हैं। तो सरकार अभी इनको कोई पैसा नहीं देती है इलेक्शंस के लिए। दिस सपोर्ट वुड बी गिवन इन काइंड। तो सरकार इनको जो सपोर्ट करेगी ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन वो किस तरह से कर सकती है? या तो काइंड में दे उनको, यानी कि पेट्रोल दे दे, पेपर दे दे, टेलीफोन दे दे और कुछ और चीज़ें दे, और इट कुड बी गिवन इन कैश, उनको कैश दिया जाना चाहिए। और कैश उनको किस बेसिस से मिलेगा? ऑन द बेसिस ऑफ द वोट्स सिक्योर्ड बाय द पार्टी इन द लास्ट इलेक्शन। तो अगर किसी पार्टी को ज़्यादा वोट मिला है लास्ट इलेक्शन में तो उसको इस बार ज़्यादा पैसा मिलेगा। अगर उसने वोट्स कम सिक्योर किए हैं, वोट कम मिला है उस पार्टी को, तो उनको कम पैसा देगी सरकार। तो जब स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन होगा तो सरकार रोक लगा सकती है कि कौन सी पार्टी, कौन सा कैंडिडेट कितना पैसा खर्च करे। सरकार ये चाहती है कि जब लोकसभा का इलेक्शन हो, जब एमपीज का इलेक्शन हो, तो क्या है कि वहाँ पर एक कैंडिडेट 95 लाख तक का पैसा खर्च करे, और वहीं पर जब स्टेट असेंबली इलेक्शंस हों तो वहीं पर एमएलएज अपने लिए कितना पैसा खर्च कर सकते हैं? 40 लाख तक का। तो ये हम चाहते हैं कि इस तरह 95 लाख और 40 लाख तक का खर्च ये लोग करें अपने इलेक्शंस कैंपेन में। बट हम देखेंगे कि ये कैंडिडेट्स आज के डेट पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करती है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ पब्लिक इन रिफॉर्मिंग पॉलिटिकल पार्टीज। जनता किस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज को या पॉलिटिक्स को बेहतर कर सकती है, चलिए उसके बारे में अब देखते हैं। सो नाउ लेट्स लुक एट 2 अदर वेज टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज को रिफॉर्म करने के 2 और तरीके कौन से हैं, चलिए उसे देखते हैं। There are 2 other ways in which political parties can be reformed. Number 1, people can put pressure on political parties. तो अगर लोग पॉलिटिकल पार्टीज पर प्रेशर डालने लगे तो उनको तो चेंज होना ही पड़ेगा, उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होगा। दिस कैन बी डन थ्रू पिटिशंस, पब्लिसिटी एंड एजिटेशन। तो ये हम किस तरह से कर सकते हैं? हम पिटिशन साइन करके कर सकते हैं। बहुत बार आपने देखा होगा कि लोग एक लेटर लिखते हैं और एक सिग्नेचर कैंपेन चलाते हैं कि इस तरह के चेंजेस होने चाहिए, फिर वो सरकार को सबमिट किया जाता है। तो इसी तरह के सिग्नेचर कैंपेन्स को हम लोग पिटिशंस कहते हैं कि बहुत सारे लोग एक लेटर को साइन करते कहते हैं कि इस तरह के चेंजेस होने चाहिए। पब्लिसिटी यानी कि लोग प्रचार करें, लोग बहुत ज़्यादा प्रचार करें इस बात का कि वो किस तरह का चेंजेस चाहते हैं फ्रॉम द पॉलिटिकल पार्टीज। एंड थर्ड वन इज़ एजिटेशन, यानी कि वो आंदोलन करने को उतर आए कि पार्टीज को तो चेंज करना ही होगा। ऑर्डिनरी सिटीजन्स, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स and the media can play an important role in this. तो कौन कौन लोग इस तरह का काम कर सकते हैं? एक तो आम नागरिक, दूसरा प्रेशर ग्रुप्स, उसके जो मूवमेंट्स हम लोग चलाते हैं, एंड फोर्थ इज़ मीडिया। मीडिया को भी ये काम करना पड़ेगा। वैसे मीडिया आजकल सोई पड़ी हुई है, ज़्यादा कुछ काम नहीं कर रही है। तो इन सब को मिलके क्या करना पड़ेगा?
कि एक प्रेशर बनाना पड़ेगा पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर में कि ये अपने अंदर बदलाव लेकर आए. If political parties feel that they would lose public support by not taking up reforms, they would become more serious about reforms. तो जब इस तरह से आंदोलन किया जाएगा और प्रेशर डाला जाएगा उनके ऊपर, तो क्या होगा कि पॉलिटिकल पार्टीज अब ये सोचने लगेगी कि अगर हम इस तरह का काम नहीं करेंगे तो हमें पब्लिक का सपोर्ट नहीं मिलेगा, और अगर उनको पब्लिक का सपोर्ट नहीं मिलेगा तो फिर इन पॉलिटिकल पार्टीज की हालत खराब हो सकती है. तो चलिए अब हम लोग पॉइंट नंबर 2 की तरफ चलते हैं कि और किस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज को हम लोग रिफॉर्म कर सकते हैं. जो दूसरा तरीका है जिससे पॉलिटिकल पार्टीज को रिफॉर्म किया जा सकता है, पॉलिटिकल पार्टीज कैन इम्प्रूव इफ दोज हु वांट दिस जॉइन पॉलिटिकल पार्टीज. The quality of democracy depends on the degree of public participation. It is difficult to reform politics if ordinary citizens do not take part in it and simply criticize it from outside. तो अब हम बात कर रहे हैं जिम्मेदार नागरिक की, कि मान लीजिए कि ये एक पॉलिटिकल पार्टी है और इस पॉलिटिकल पार्टी को रिफॉर्म करना है. तो यहाँ पर जो खड़ा बंदा है, यहाँ पर खड़ा जो बंदा है, वो सिर्फ बाहर से क्रिटिसाइज करे तो नहीं चलेगा कि पॉलिटिकल पार्टीज को ठीक करना है, पॉलिटिकल पार्टीज को ठीक करना है, लेकिन ये कोई एक्शन नहीं ले रहा है. तो जो लोग चाहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज को रिफॉर्म करना है, इनको बेटर करना है, उनको अब पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर आना पड़ेगा ताकि उस पॉलिटिकल पार्टी को ये क्या कर सके, बेहतर कर सके. सिर्फ बाहर से हल्ला करने से, शोर शराबा करने से कुछ नहीं होगा, इनको आकर यहाँ पर एक्शन लेना. द प्रॉब्लम ऑफ बैड पॉलिटिक्स कैन बी सॉल्व बाय मोर एंड बेटर पॉलिटिक्स. इसका मतलब यह है कि मान लीजिए कि एक पॉलिटिकल पार्टी है और इस पॉलिटिकल पार्टी में 10 खराब लोग हैं. तो कितने खराब लोग हैं? 10. तो पॉलिटिकल पार्टीज को कैसे बेहतर किया जा सकता है? इसका मतलब है कि अब हम बाहर से क्या करेंगे, एक गुड पर्सन को अंदर डालेंगे, एक आदमी को अंदर डालेंगे. तो अब ये 10 से क्या हो जाएंगे, 9. एक को हमने ख़त्म कर दिया, एक अच्छा बंदा आ गया, अब 9 बुरे लोग रह गए. फिर हम और एक अच्छे बंदे को लेकर आए, तो ये 2 हो गए, और ये क्या हो गया, ये 8 हो गए. धीरे धीरे क्या होगा कि ये जो बैड लोग हैं, जो खराब लोग हैं, वो धीरे धीरे कम होने लगेंगे. मान लीजिए कि 5 हो गए और यहाँ पर 5 अच्छे लोग हो गए. तो धीरे धीरे पॉलिटिकल पार्टी भी बेहतर होने लगेगी, और एक दिन हो सकता है कि ये 0 हो जाए और यहाँ पर 10 लोग क्या करें कि बहुत अच्छे लोग आज पॉलिटिक्स में. जैसे ही हम खराब लोगों की जगह अच्छे लोगों को लेकर आएंगे, पॉलिटिक्स वैसे वैसे बेहतर होने लगेगी. लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये जो अच्छे लोग होते हैं वो जनरली पॉलिटिक्स में आना नहीं चाहते, और इसी की वजह से पॉलिटिक्स अभी भी गंदी है. जैसे ही अच्छे लोग पॉलिटिक्स में आने लगेंगे तो पॉलिटिक्स भी धीरे धीरे साफ सुथरा होने लगेगा. अच्छे नागरिक की ये जिम्मेदारी है कि वो आए, पॉलिटिक्स ज्वाइन करे, और जो पॉलिटिक्स गंदी है उसको वो बेहतर करे. वी शैल रिटर्न टू दिस थीम इन द फाइनल चैप्टर, और इसी के बारे में हम आगे चलकर बात करेंगे हमारे फाइनल चैप्टर में, यानी कि 5th चैप्टर में. सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड ऑल्सो द एंड ऑफ दिस चैप्टर. और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है. तो चलिए फाइनली इसको जरा समराइज कर लेते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज को रिफॉर्म किस तरह से किया जा सकता है. तो हमने 3 रिफॉर्म्स किए जो ऑलरेडी हम लोगों ने इम्प्लीमेंट कर दिए. पहला हम लेकर आए एंटी डिफेक्शन लॉ, सेकंड हमने एफिडेविट का प्रोविजन किया, और थर्ड हमने किया था ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस के बारे में. कुछ सजेशंस हमने दिए, ये सजेशंस अभी भी पेंडिंग है. कौन से सजेशंस दिए थे हमने? टू रेगुलेट इंटरनल अफेयर्स, मिनिमम 1/3 टिकट टू वीमेन, एंड थर्ड स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस. और हमने देखा था कि रूल ऑफ पब्लिक किस तरह से पार्टिसिपेट कर सकती है कि पॉलिटिकल पार्टीज को रिफॉर्म किया जा सके. तो फर्स्ट पॉइंट क्या था? पब्लिक टू पुट प्रेशर ऑन पॉलिटिकल पार्टीज थ्रू पिटिशन, पब्लिसिटी एंड एजिटेशंस. सेकंड पॉइंट है गुड पीपल शुड एंटर पॉलिटिक्स. तो अच्छे लोगों को पॉलिटिक्स के अंदर आना चाहिए, और अगर वो आएंगे तो पॉलिटिक्स धीरे धीरे बेहतर होने लगेगी. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप लर्निंग. बाय बाय.